नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा। मेरे साथ मौजूद हैं विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक निपुण जी। बात सीरिया को लेकर ही होगी ही, जहां सीरिया के जो राष्ट्रपति थे बशर अल असद, वो अपनी जान बचाकर सीरिया छोड़कर भागे हैं और पहुंचे हैं रूस। रूस पहुंचकर उन्होंने पुतिन की शरण ली है और खबर अब ये जानने वाली है कि आखिर इतना बड़ा सब कुछ हो गया, वो रूस भी पहुंच गए, पुतिन से संपर्क में थे, लेकिन ये हुआ कैसे, कितनी जल्दी ये कैसे हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका का तक को इस बात की भनक नहीं लगी। निपुण जी, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। हाँ, देखिए अमेरिका को भनक नहीं लगी बल्कि ये भी आपने देखा होगा एक खबर भी ये भी रशियंस का कहना ये है कि हमने ही वो खबर उड़ाई थी। और खबर क्या उड़ाई थी कि उनका जो प्लेन है वो हाईजैक वो क्रैश हो गया है ताकि जो भी दमिश्क में आए जितने भी आपके जो रेबल ग्रुप्स हैं वो क्या हो जाए डिस्टर्ब हो जाए। देखिए रशिया जो बात है सीरिया की जब हम बात करते हैं तो रशिया सीरिया को अपना एक सैटेलाइट स्टेट मानता है। और जब हम सैटेलाइट स्टेट की बात करते हैं इसको समझेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। सैटेलाइट स्टेट उसे कहा जाता है जो दिखने में तो आपको फ्री दिखता है, आजाद दिखता है, स्वतंत्र दिखता है, लेकिन उसका आर्थिक हो, इकोनॉमिकल हो, सोशल हो या आपका पॉलिटिकल हो या आपका मिलिट्री हो, टोटल कंट्रोल जो होता है वो दूसरे देश के पास होता है। उसको सैटेलाइट कहा जाता है। तो हम देखें जो सीरिया था वो रशिया का क्या था सैटेलाइट स्टेट। तो मीन दैट सीरिया दिखने में तो आजाद है, लेकिन सीरिया की सारी एक्टिविटी की जो इंफॉर्मेशन है वो किसके पास में है? रशिया के पास में है। आप देखिए कि जैसे ही खबर मिलती है कि जो आपके रेबल्स हैं वो दमिश्क पहुंचते हैं तो मिनटों में पहले से वहां प्लेन तैयार था। और जब वो था उसको फिट कर रखा था, पूरा तैयार कर रखा था। ये तक मैं पढ़ रहा था कि उसको स्टार्ट भी किया हुआ था उसका इंजन। और मिनटों में सारा सामान उसके अंदर भरा गया प्लेन के अंदर। और फटाफट वहां से क्या हुए रवाना हुए, बहुत तेजी से रवाना हुए। यानी कि खबर ये भी उड़ा दी गई ताकि एक नेगेटिव इस प्रकार का दुष्प्रचार हो जाए कि भाई वहां पर जो है आपका ये सोचे कि क्रैश हो गया दुनिया भर की बातें। इसमें बहुत सारी बातें हुई कि लेबनान में कैसे क्रैश हो सकता है, जबकि लेबनान तो हिजबुल्लाह वहां पर है। अब हिजबुल्लाह है तो लेबनान एयर स्पेस में कैसे क्रैश हो सकता है। दुनिया भर के जो था एक कहते हैं इसको लोग बोलते हैं एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, वो भी साथ में स्टार्ट कर दिया गया था ताकि कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहे और असद को सेफली क्या रशिया ले जाया गया। अब ये कैसे हुआ? हुआ ऐसे कि रशिया को सीरिया की एक-एक चीज की क्या थी जानकारी थी कि उनका एयरपोर्ट कहाँ पर है, उनकी रोड कौन सी कहाँ पर है, कैसे वहां पे स्थिति हालात बदल रहे हैं। रशिया एक-एक बात से क्या था नोट टू था। लेकिन अमेरिका जो था वो ग्राउंड पर उतनी इंफॉर्मेशन शायद मुझे लगता है जानकारी नहीं जुटा पाया, जितनी जानकारी किसके पास में थी, रूस के पास में थी। इंटरेस्टिंग बात है कि पूरा उनको आपका जब वो चलते हैं आपका अलेप्पो शहर से अपर शहर से बीच में एक सिटी और था जो बहुत महत्वपूर्ण, मैं नाम मिस कर रहा हूँ। उसको भी ऑक्युपाइड किया और फिर उसको ऑक्युपाइड किया दमिश्क की ओर चलते हैं। बीच में उनको किसी भी तरह का यानी कि जो सीरियन फोर्सेस थी, जिस प्रकार का उम्मीद थी कि सीरियन फोर्सेस कुछ तो उनको सामने रोकेगी, लेकिन नहीं रोका। लेकिन वहां भी आप देखें कि जो सीरिया के प्रेसिडेंट के असद के जो खास आपके सैनिक थे, जो उनके विशेष कमांड जो थी, वो फोर्स उनको लेकर गए वहां पर जिसमें रशियंस भी कुछ लोग उसमें क्या थे आपके शामिल थे। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात इसमें यही है कि मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं रशियंस का जो पूरा कंट्रोल था वहां की खुफिया की हम बात करें कुछ भी बात करें। और इसमें एक संदेह ये भी उत्पन्न होता है, मतलब मुझे जो एक संदेह उत्पन्न हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि रशिया ने जानबूझकर इस पूरे रीजन को छोड़ दिया हो कि चलो अब हम यूक्रेन में उलझे हुए हैं और अभी एक काम करते हैं एक इंटरनल एक डील कर लेते हैं चाहे वो टर्की के साथ की हो। क्योंकि टर्की जिस प्रकार से इस पूरे खेल में प्लेयर बनकर आया तो मुझे एक ऐसा भी एक लग रहा है क्योंकि देखिए चीजें धीरे धीरे खुलकर सामने आएंगी कि टर्की को शायद हो सकता है रशिया और टर्की में एक डील हो गई हो कि हम कंट्रोल कर लेंगे और असद का कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। क्योंकि देखिए रशिया को भी लग रहा था कितने लंबे समय से 2011 से ये पूरा शुरू हुआ था जब इसको हम लोग अरब स्प्रिंग बोलते हैं। तो 2011 से लेके अब तक 2024 13 साल हो गए थे। अब 13 साल से लगातार आपका सीरिया में सिविल वॉर चल रहा है। तो रशिया को लग रहा है कि इसमें कोई ज्यादा बेनिफिट हमको मिल नहीं रहा, लाभ मिल नहीं रहा।
तो मुझे लगता है उस घटनाक्रम में। और देखिए अभी बड़ी फजीयत जो है वो इज़राइल के लिए भी है, टर्की के लिए भी है, अमेरिका के लिए भी है। क्यों? कि अगर वहाँ पर एसटीएस दोबारा से अपने आप को स्ट्रांगली खड़ा कर लेता है, तो ये आईएसआईएस जैसा ही एक संगठन आपका खड़ा होगा। ये आपका यूएन की टेररिस्ट की जो लिस्ट होती है उसमें क्या है, आपका नाम उसका दर्ज है कि वो यूएन की जो एक टेररिस्ट होती है, उसमें नाम दर्ज है। अब इस प्रकार के टेररिस्ट ऑर्गनाइजेशन को अपने बराबर में आप रख रहे हैं, तो कल को वो आपके लिए भी तो दिक्कत पैदा कर सकता है। तो अब देखिए बहुत सारे चेक एंड बैलेंस होते हैं नेशंस में। कि अमेरिका अमेरिका हो, इज़राइल हो, अ, दोनों जो है, टर्की भी हो, इस वक़्त बमबारी तो खूब कर रहे हैं, कंट्रोल करने की चीज़ें तो खूब कर रहे हैं, लेकिन अब वो मुमकिन होता नहीं, हुआ एक नज़र चीज़ इसमें नहीं आ ये रहा। भी है चेतन जी, असद जो थे, वो केमिकल वेपन भी यूज़ करते थे अगेंस्ट ऑफ द राइवल ग्रुप्स। अब केमिकल वेपन आप समझ रहे हैं, जबकि भारत ने कभी देखिए भारत के 3 तरह के वेपन होते हैं, केमिकल वेपन, एक बायोलॉजिकल वेपन और एक आपका न्यूक्लियर वेपन। इंडिया ने कभी बायोलॉजिकल वेपन नहीं बनाया। हमारे कलाम साहब ने साफ कहा था इस अगेंस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। फिर केमिकल वेपन हमारे पास थे बट यूएन ने 90s में कहा कि हर देश अपने केमिकल वेपन को डिस्ट्रॉय करेगा। हम उन देशों में पहले राष्ट्रों में से थे जिन्होंने अपने केमिकल वेपन को डिस्ट्रॉय किया। भारतीयों के 75% 80% करीब अपने केमिकल वेपन को डिस्ट्रॉय किया। लेकिन असद ने केमिकल वेपन को यूज किया बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे इसराइल को ये भी टेंशन है कि वो जो केमिकल वेपन्स है कहीं ऐसा ना हो कि वो इन रेडिकल ग्रुप्स के हाथ में आ जाए। अब रेडिकल ग्रुप्स के हाथ में अगर वो आते हैं, तो ये तो एक नए तरह का चरमपंथी अगर संगठन आपके बराबर में बैठेंगे, तो आपको दिक्कत होगी। तो इज़राइल लगातार जो अटैक कर रहा है, वो कर रहा है जो असद के सैन्य ठिकाने थे, उन पर अटैक कर रहा है कि ताकि वो केमिकल वेपन पूरे डिस्ट्रॉय हो जाए। टर्की अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए काम कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्र में कंट्रोल। और आप देखेंगे जो अमेरिका के स्ट्राइक्स हैं, वो अमेरिका के स्ट्राइक जो रक्का शहर वहां का है, यानी कि रक्का के आसपास जहां पर ऑयल का आपका क्या है स्टोरेज है, ऑयल जहां पर है, उस एरिया में क्या कर रहा है, अमेरिका स्ट्राइक कर रहा है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑयल पर कब्जा अपना बना ले। तो हर देश अपने इंटरेस्ट से हमें काम कर रहा है। लेकिन एक बड़ी बात आप मैं लास्ट में एक बात जरूर कहूंगा कि देखिए जैसे बांग्लादेश से शेख हसीना भारत आई और भारत उनको बिल्कुल संरक्षण दे रहा है। आप देखेंगे रशिया ने असद उनके फेवर में थे तो कोई भी कंडीशन नहीं छोड़ी कि उनको सेफली अपने यहाँ पर लेकर आए। तो रशिया की भी वही पहल है जो भारत की पहल कि अगर कोई हमारे फेवरेबल होगा और हमारे लिए काम करेगा, हमारे हित में रहेगा, हम उसके एनी कॉस्ट क्या करेंगे, मदद करेंगे। रशिया ने करके दिखाया, इसलिए कहा भी जाता है कि रशियन फ्रेंडशिप तो अच्छी निभाते हैं। रशियन जो है फ्रेंडशिप अच्छी निभाते हैं। बिल्कुल, और ये देखते भी हैं हमारे जयशंकर हमारे बिल्कुल जो फ्रेंड राजनाथ सिंह जी गए हुए हैं उन्होंने कहा भी इस बात को। बिल्कुल कहा है, और बहुत बड़ा फायदा भी वहां से भारतीय सेना को, खासकर नौसेना को होने जा रहा है। आईएनएस सुशील जो है, वो कमीशन हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो सीरिया में हुआ है, मेरा ये आखिरी सवाल रहेगा कि सीरिया में हुआ, और मैं पढ़ रहा था, इससे पहले मैं देख रहा था कि अगर हम उठा के देखें, तो आप श्रीलंका ले लीजिए, आप अफगानिस्तान ले लीजिए, आप बांग्लादेश ले लीजिए, सीरिया ले लीजिए, एक के बाद एक कई देशों में बंदूकों की नोक पर तख्ता पलट जो है वो होता हुआ नजर आया। लेकिन सीरिया के जो हालात इस वक्त हैं, हालांकि वो बहुत पहले से खराब है, लेकिन अब कुछ कोई चारा नहीं बचता है, कोई रास्ता नहीं बचता है कि सीरिया के हालात फिर दोबारा से सही हो पाए, 50 साल का शासन जो असद और उनके परिवार का रहा वो दोबारा से काबिज देखिए हो पाए। सीरिया के हालात ठीक होना ये पॉसिबल देखिए क्या होता है ना। आप एक बात समझिए, मैं कई बार कहता हूँ कि लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए हमें को कोई वायरस लग गया या मेरे को मैं एक्सीडेंट हो गया, मेरे को कुछ भी किसी का इंसिडेंट हो गया, तो ठीक लगने में होने में कई बार एक लंबा समय लग जाता है। उसका तत्काल सॉल्यूशन नहीं दिखाई देता, वही वाली कहानी यहाँ पे होती है। लेकिन कोई ऐसी घटना हो जाए जो आपको कई दर्शकों तक पीछे पहुंचा दे, ऐसी भी हमारी लाइफ में भी सही चीजें होती हैं। तो देश के संदर्भ में देश को जोड़ के चलना, मैं मानता हूँ कि असद परिवार का 50 साल का शासन था, तो निश्चित रूप से तानाशाही फीचर्स रहे होंगे तभी एक परिवार का शासन इस प्रकार से रह सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज में इतना लंबा किसी का शासन चलना ये पॉसिबल नहीं है। पुतिन साहब भी अगर शासन वापस कर रहे हैं तो वो भी इसी तरह की चीज देखी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी देखा जाता है कि अगर इस तरह के शासन को आप बलपूर्वक हटाते हैं तो आप देखिएगा कि वो देश में स्थिरता नहीं आ पाती।
और इसके एक एग्जाम्पल नहीं है। आप देखिए लीबिया का एग्जाम्पल देखिए, इसमें आप देखिए कि अर्जेंटीना का आप एग्जाम्पल देखिए, इसमें आप इराक का एग्जाम्पल देखिए। कई सारे कंट्री ऐसे हैं जहां पर इस प्रकार के परिवर्तन हुए। अब देखिए जो वो परिवर्तन था, जैसे हम चीन का देखें, चीन में परिवर्तन हुआ या बोल्शेविक रिवॉल्यूशन रशिया में हुआ, वो एक आइडियोलॉजिकल बेस था। वहां भी बंदूक की नोक पर जो माओ से तुंग थे, जिन्होंने चीन में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन लाया, वो कहते थे कि जो क्रांति आती है या जो समानता आती है, वो ऑन द बैरल पॉइंट आती है, यानी कि बंदूक की नाड़ पे आती है, ऑन द बैरल पॉइंट। तो बात सही थी उनकी, लेकिन उनके पास एक आइडियोलॉजिकल बेस था कि मैं उस आइडियोलॉजी के आधार पर वायलेंस कर रहा हूं। बट टेररिज्म की तो कोई आइडियोलॉजी नहीं है ना। और अब मैं यहाँ पे एक बात देखता हूँ कि अगर ये इस प्रकार से नॉन स्टेट एक्टर ये पावर में अगर आने शुरू हो जाएंगे, तो स्टेट एक्टर के लिए बड़ा चिंता का विषय बन जाएगा। जितने भी स्टेट हैं उनके लिए बड़ी चिंता का विषय है। और मैं देख रहा हूँ कि अब जो एसटीएस ने कंट्रोल किया, अब यूएन क्या करेगा। अब देखने में बड़ा दिलचस्प होगा, क्या यूएन एसटीएस को अपनी टेररिस्ट की जो ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट है वहां से बाहर निकालेगा। ये बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस तरीके से अगर दुनिया के एक-एक देश में कब्ज़ा होने लग जाए या फिर तख्ता-पलट होने लग जाए, तो कितनी चिंता का विषय बनता जाता है उन देशों के लिए जहाँ पर शांति है, खासकर भारत के लिए जहाँ पर शांति है, और भारत भी यही चाहता है कि दुनिया का हर देश जो है, वो शांति के साथ ग्रोथ करे और आगे यूँ ही बढ़ता चला जाए। बहुत चिंता का विषय हो जाता है और इस पर सोच-विचार करना, विमर्श करना और इसी के साथ बातचीत करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस पर नज़र बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत-बहुत धन्यवाद फिलहाल के लिए, निपुण जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये चिंता का विषय है, इस पर हम लोग बातचीत करते रहते हैं, आगे भी हमारी इस तरह चर्चा जारी रहेगी। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं सीरिया के हालातों को लेकर, आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और ऐसी तमाम खबरों के लिए, जानकारियों के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज़ के साथ।